जरा सोचिए, एक ऐसे समय के बारे में, एक ऐसा दौर जहां साइंस और आर्ट अपने पीक पर थे, जहां से दुनिया को जीरो का कॉन्सेप्ट मिला। हिस्ट्री में ना ऐसे ही दौर को गोल्डन एज कहा जाता है। तो आज हम भारत के ऐसी ही एक शानदार चैप्टर गुप्त साम्राज्य की कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि इंडिया की इतनी लंबी और जबरदस्त हिस्ट्री में आखिर वो कौन सा टाइम पीरियड था जिसे ये शानदार टाइटल मिला। किसे कहते हैं भारत का गोल्डन एज? और इसका जवाब है गुप्त साम्राज्य। तो चलिए आज इसी गोल्डन एज के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं, जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या खास था इस दौर में कि इसे आज भी भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। तो हर बड़ी कहानी की तरह इस एम्पायर की शुरुआत भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। देखते हैं कि कैसे एक छोटे से राज्य ने धीरे धीरे एक बहुत बड़े साम्राज्य की शक्ल ले ली। तो बात शुरू होती है करीब करीब 320 सीई से, जब चंद्रगुप्त फर्स्ट ने एक बहुत बड़े सपने के साथ इस डायनेस्टी की नींव रखी। उनका मकसद एकदम क्लियर था कि नॉर्थ इंडिया के जो अलग अलग हिस्से हैं उन्हें एक साथ एक झंडे के नीचे लाना है। देखिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। उन्होंने पावर और डिप्लोमेसी दोनों का इस्तेमाल किया। मतलब एक तरफ तो वो किंगडम्स को जीत रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस से शादी करके एक इतना पावरफुल अलायंस बनाया जिसने आने वाले एम्पायर की नींव को कह सकते हैं कि एकदम फौलादी बना दिया। तो नींव तो मजबूत पड़ चुकी थी, लेकिन इस इमारत को आसमान तक पहुंचाने का काम किया दो बहुत ही महान राजाओं ने। चलिए अब बात करते हैं उन्हीं की। ये थे वो दो रूलर्स जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को असल में डिफाइन किया। एक तरफ थे समुद्रगुप्त, जिनकी तलवार ने एम्पायर की सीमाओं को अब सोचिए कहां से कहां तक पहुंचा दिया। इसीलिए तो उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और फिर थे उनके बेटे चंद्रगुप्त टू, जिन्होंने सिर्फ तलवार ही नहीं चलाई बल्कि आर्ट और नॉलेज को भी खूब बढ़ावा दिया। और उन्होंने ही इस एम्पायर को कल्चरली इतना रिच बनाया कि उसकी मिसाल आज तक दी जाती है। तो एम्पायर कितना बड़ा था ये तो हमने देख लिया, पर असली सवाल तो अब आता है कि आखिर वो कौन सी अचीवमेंट्स थी, वो क्या बातें थी जिन्होंने इस दौर को गोल्डन एज बना दिया। अच्छा, तो इसकी वजह एक नहीं कई सारी थीं। ये वो टाइम था जब इंडिया में नॉलेज का आप कह सकते हैं एक तरह से धमाका हुआ। मैथ्स और साइंस में ऐसी ऐसी डिस्कवरीज हुई जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया। आर्टिस्ट्स ने पत्थरों में जान डाल दी। कालिदास जैसे पोएट्स ने लिटरेचर को एक नई ऊंचाई दी और आर्यभट्ट जैसे एस्ट्रोनॉमर्स ने सितारों के राज खोल दिए। और इन सब जबरदस्त अचीवमेंट्स के बीच एक खोज ऐसी थी जिसने पूरी दुनिया के लिए सब कुछ बदल दिया, और वो थी जीरो की खोज। जरा सोचकर देखिए, इस एक कॉन्सेप्ट के बिना आज की मैथ्स, आज की साइंस, टेक्नोलॉजी क्या कुछ भी पॉसिबल होता? नहीं। और देखिए, ये ज्ञान सिर्फ किताबों या खोजों तक ही सीमित नहीं था, ये बसता था शिक्षा के बड़े बड़े सेंटर्स में। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार एग्जाम्पल था नालंदा यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये तो नॉलेज का एक समंदर था जहां दुनिया के कोने कोने से लोग पढ़ने और पढ़ाने आते थे। लेकिन हिस्ट्री का एक नियम है, कोई भी गोल्डन एज हमेशा हमेशा के लिए नहीं टिकता। तो अब वक्त है ये जानने का कि इस महान साम्राज्य के खत्म होने की कहानी कैसे शुरू हुई। लगभग 6वीं सेंचुरी के शुरुआत होते होते इस चमकते हुए एम्पायर में दरारें पड़ने लगी थीं, और इसकी पकड़ जो थी वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। इसके गिरने के पीछे ना दो बड़ी वजहें थीं। पहली, बाहर से आने वाला खतरा, हूणों के लगातार हमले जिन्होंने एम्पायर के रिसोर्सेज और बॉर्डर्स को बुरी तरह कमजोर कर दिया। और दूसरी वजह थी अंदर की कमजोरी, मतलब बाद के जो राजा आए उनमें वो बात ही नहीं थी कि वो इस बिखरते हुए साम्राज्य को संभाल पाते। तो इन दोनों वजहों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ये महान साम्राज्य धीरे धीरे करके ढह गया, और भारत का वो सुनहरा दौर, वो गोल्डन एज, बस इतिहास के पन्नों में रह गया। तो गुप्ता एम्पायर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी जीरो जैसी जो विरासत है वो आज भी हमारे साथ है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे इतिहास में, हमारे पास्ट में और कौन-कौन से ऐसे आइडियाज़ या डिस्कवरीज छिपी हुई हैं जिनका असर हम सब आज भी अपनी रोज़ की ज़िंदगी में महसूस करते हैं।